असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे शायद हम सब डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर सफलता और असफलता का रिश्ता वैसा हो ही ना जैसा हम आज तक सोचते आए हैं। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस डर के पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, अब स्क्रीन पर कुछ बहुत जाने माने नाम आने वाले हैं। सवाल बस इतना सा है, इन सब में क्या एक बात कॉमन है? जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। सबसे पहला नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा नाम जो आज जीनियस का दूसरा नाम बन चुका है। अगला नाम है J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की वो मशहूर लेखिका जिन्होंने हमारी कल्पना को एक पूरी नई दुनिया दे दी। और आखिर में स्टीव जॉब्स, एप्पल के वो दूरदर्शी को फाउंडर जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इन सब में क्या बात एक जैसी है? ये सभी लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बुरी तरह से फेल हुए थे। आइंस्टाइन को तो स्कूल से ही निकाल दिया गया था और उनके माता पिता को लगता था कि वो मंदबुद्धि हैं। जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। और राउलिंग, वो एक अकेली माँ थीं जो सरकारी मदद पर गुजारा कर रही थीं। और यहीं से बात शुरू होती है हमारे पहले टॉपिक की, रातों रात मिलने वाली सफलता का मिथक। हम अक्सर कामयाबी की चकाचौंध तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कुछ लोगों को असफलता से टूटने नहीं देती, बल्कि उसे आगे बढ़ने का जरिया बना देती है, जबकि बाकी लोग बिखर जाते हैं? जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। चलिए इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के काम को समझते हैं। उन्होंने दो अलग अलग तरह की मानसिकता या माइंडसेट की पहचान की जो हमारी पूरी जिंदगी को एक दिशा देती हैं। तो एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी समझ और टैलेंट जन्म से ही तय है, उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वो हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। उनका मानना है कि मेहनत और लगन से किसी भी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए असफलता सफर का अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट का एक बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन। उनके टीचर उन्हें धीमा समझते थे। उन्हें 2 नौकरियों से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो उतने प्रोडक्टिव नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लाइट बल्ब का एक कामयाब डिजाइन बनाने से पहले वो लगभग 1000 बार फेल हुए। यही जिद और लगन ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। तो क्या ये मानसिकता बचपन से ही पक्की हो जाती है? कैरल ड्वेक की एक स्टडी बताती है कि हम बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं, इसका उनकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ छात्रों को एक IQ टेस्ट दिया गया। अच्छा करने के बाद एक ग्रुप की तारीफ उनकी बुद्धिमानी के लिए की गई। उनसे कहा गया, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वहीं दूसरे ग्रुप की तारीफ उनकी कोशिश के लिए की गई। उनसे कहा गया, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। अब देखिए क्या हुआ। जब अगला काम चुनने की बारी आई तो जिन बच्चों की कोशिश की तारीफ हुई थी उनमें से 90% ने और भी मुश्किल काम चुना। वो चुनौती से कुछ सीखना चाहते थे। लेकिन जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था उनमें से ज्यादातर ने आसान काम चुना। वो फेल होने का खतरा मोल लेकर अपनी स्मार्ट वाली इमेज को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। चलिए अब एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो हमें असफलता से निपटने के तरीके को समझने में मदद करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र। ये आइडिया 1950s के दशक में जूलियन रोटर ने दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार किसे मानते हैं, खुद को या बाहर की ताकतों को। तो यहाँ भी 2 तरह की सोच है। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी होता है वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो किस्मत, भाग्य या दूसरों की वजह से होता है। वहीं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक होता है वो मानते हैं कि वो अपने फैसलों और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मोहम्मद अली आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल का एक जबरदस्त उदाहरण है। वो शरीर से अपने कई विरोधियों जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोनी लिस्टन की लड़ने की स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी को बहुत गहराई से स्टडी किया और एक मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाई। उनका मानना था कि नतीजा सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि उनके अपने एक्शन से तय होगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार बिल्कुल भी नए नहीं हैं। इनकी जड़ें हमें प्राचीन दर्शन, खास तौर पर स्टोइसिज्म तक ले जाती हैं।
ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे स्टोइक फिलॉसफी, जो लगभग 2000 साल पहले आई थी, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि लचीलेपन और आंतरिक नियंत्रण के ये विचार हर दौर में सच साबित हुए हैं। मिलिए एपिक्टेटस से। वो एक यूनानी स्टोइक दार्शनिक थे जो एक गुलाम के तौर पे पैदा हुए थे। सोचिए, उनके हालात पूरी तरह से उनके काबू से बाहर थे, फिर भी उन्होंने अंदरूनी आज़ादी का एक पूरा दर्शन तैयार कर दिया। एपिक्टेटस की सबसे बड़ी सीख यही थी कि हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरे लोग क्या कहते हैं या हमारे साथ क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विचार और हमारे काम। यही तो आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल की असली भावना है। तो इन सभी आइडियाज़ को मिलाकर हम अपनी सोच को असल में बदल कैसे सकते हैं? हम अपने अंदर की उस आवाज़ को कैसे बदलें ताकि हम असफलता का सामना और मजबूती से कर सकें? इसके लिए 4 प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचानिए जो कहती है ये नहीं हो सकता या तुम फेल हो जाओगे। दूसरा, ये समझिए कि उस आवाज़ पर यकीन करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा, उस आवाज़ को एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जवाब दीजिए, शायद मैं ये अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और चौथा और सबसे ज़रूरी, एक्शन लीजिए, उस चुनौती को स्वीकार कीजिए। और आखिर में बस ये याद रखना ज़रूरी है, असफलता कोई परमानेंट लेबल नहीं है, ये सिर्फ एक घटना है, जिंदगी के सफ़र का एक पड़ाव। असली सवाल तो ये है कि जब भी असफलता सामने आए तो हम उससे क्या सीखना चुनते हैं।